हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगे लर्नर्स पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर आपकी जो आज की क्लास रहने वाली है वो यहाँ स्पेशली क्लास है। ठीक है, याद रखिएगा जो जेड स्टूडेंट है तो उनके लिए आज स्पेशल क्लास है। उनके लिए यहाँ पर टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। अब यहाँ पर केवल 50 क्वेश्चंस वही रखे गए हैं जो कि यहाँ अपनी जगह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अब यहाँ पर यहाँ आपको बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हो एग्जाम में तो आप बेशक इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे ही मार्क्स लेना चाहते हो तो आप इन 50 क्वेश्चंस को देख लीजिए। बाई चांस आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस ही मिल जाए। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर सेलेक्ट करके ही लिखे गए हैं सभी क्वेश्चंस और दोनों लैंग्वेज में हैं। ठीक है, जो भी इंग्लिश में देखना चाहता है इंग्लिश में देख सकता है और जो हिंदी के हैं स्टूडेंट वो हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आसुस नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, आपकी सुबह एक स्पेशल क्लास लगेगी। अभी आपकी स्पेशल क्लास है तो यहाँ पर आपकी जितने भी जो है एग्जाम्स है उनसे संबंधित लगातार आपके लिए स्पेशल क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास का जो बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दे, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसुस नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज से यार NDRI कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर याद रखना, आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए कि वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरे क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे क्वेश्चन से हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आपके अच्छे नंबर्स आए, यही हमारी सोच है। लेकिन आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखते हो या फिर नहीं देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, शायद कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज से यार NDRI कहाँ पर स्थित है। हिसार में, आनंद में, पूसा में, फिर करनाल में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं NDRI की, NDRI के अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना याद रखना 1923 में। 1923 में कहाँ पर की गई थी? बेंगलोर में की गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1955 में, तो 1955 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था बेंगलोर से। कहाँ पर कर दिया गया था? करनाल, हरियाणा में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यार करनाल, हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा NDRI की जो शुरुआत में जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1923 में। कहाँ पर की गई थी? बेंगलोर में की गई थी। लेकिन 1955 में इसे करनाल, हरियाणा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही संबंधित है कि ICR के अंतर्गत IIVR कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IIVR होता क्या है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है कि इज्जत नगर, भोपाल, वाराणसी या फिर करनाल। तो अगर हम बात करते हैं IIVR की तो ये स्थित है यार हम वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है IIVR, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये स्थित है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्के का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं मक्के का वानस्पतिक नाम तो क्या होता है? जिया मेज होता है। अगर हम बात करते हैं टेटिकम एस्टिवम किसका होता है? तो ये होता है गेहूँ का होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रिस्का स्पीसीज, ये किसका होता है? ये होता है सरसों का होता है। और अगर हम बात करते हैं रिसिनस कम्युनिस तो ये किसका होता है? अरंडी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रेसिका किसका होता है? ब्रेसिका स्पीसीज ये होता है सरसों का। टेटिकम एस्टिवम किसका होता है? गेहूं का होता है। जिया मेज किसका होता है? मक्के का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपयोग कहाँ पर किया जाता है कि पांडिचेरी में किया जाता है, पंजाब में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, फिर मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है पंजाब में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? याद रखना सर्वाधिक उर्वरक उपयोग या फिर उर्वरक खपत, याद रखना ये किया जाता है पंजाब में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार ये एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
ये आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1972 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1928 में। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कहाँ पर की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, 12 जुलाई 1982 में मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में आईसीआर का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में आईसीआर के, ये कौन है, ये आपसे पूछा गया है कि नरेंद्र सिंह तोमर होता है, नरेंद्र मोदी है, त्रिलोचन मोहपात्रा है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा वर्तमान में आईसीआर का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है यार, नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट है आईसीआर का प्रेजेंट टाइम में, ये कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइसोथर्म्स किसको रिफर करता है, आइसोथर्म क्या दर्शाता है या फिर किसको रिफर करता है। अब यहाँ पर यार हाँ कुछ लाइंस को ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आइसोथर्म अलग करता है, ठीक है, दाब को अलग करता है, लाइंस को अलग करता है, गति को अलग करता है, वर्षा को अलग करता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर आपको टर्म दे रखी है जो कि इन लाइंस को क्या करते हैं, उनको यहाँ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, संकेत करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड पूछा गया कि आइसोथर्म क्या दर्शाता है, आइसोथर्म किस वर्ड को इंडिकेट करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको अगर मान लीजिए आइसोथर्म पता नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि थर्म से आपको डायरेक्ट याद रखना है थर्मामीटर। थर्म से आपको क्या याद रखना है, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आपको सभी को पता है कि थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तापमान को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ कि समान ताप की रेखाओं को इंडिकेट करने वाला जो टर्म होता है वो कौन सा होता है, आइसोथर्म होता है। मतलब आइसोथर्म क्या दर्शाता है, समान ताप की रेखाएं दर्शाता है। ठीक है, आप इजीली इसे याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विंड वेन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो अब याद रखिए, एक होता है विंड वेन, एक होता है एनीमोमीटर। ठीक है, जब भी मान लीजिए आपको या तो एनीमोमीटर देखने को मिलेगा एग्जाम में, या फिर आपको विंड वेन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको आप मान लीजिए आपको कंफ्यूज हो रहा है इन दोनों में क्या होता है, तो याद रखिएगा जब आप सेंटर एग्जाम में बैठे रहते हो, ठीक है, सेंटर में बैठे रहते हो, तो वहाँ पर क्या होता है यार, हाँ आपके जो बैक साइड पेपर आता है, ठीक है, जो पेपर का बैक साइड है, तो उसके लास्ट में एक रफ पेज होता है। ठीक है, आपका जो पेपर होता है उसके लास्ट में एक रफ वर्क होता है। तो उस रफ वर्क में आपको यार हाँ दोनों को लिख लेना है। याद रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एनीमोमीटर का प्रयोग और विंड वेन का प्रयोग आपको लास्ट पेज में रफ वर्क में लिख लेना है। ठीक है, वहाँ पर आप दोनों लिखना है एक साथ। अब आपको क्या लिखना है कि एनीमोमीटर का प्रयोग तो कहाँ पर किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। और विंड वैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप दोनों लिख लोगे, यानी जो आपका रफ वर्क है वहाँ पर आप लिख लोगे, तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रफ वर्क है उसका पूरा इस्तेमाल करना। अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसे लिख सकते हो बैक साइड, वहाँ पर आप उसे एक बार देख सकते हो कि सही होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपका रफ वर्क है वो इसलिए रहता है कि बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर किसी प्रकार कोई डाउट हो रहा है, तो वहाँ पर आप उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विंड वैन का प्रयोग, तो विंड वैन का प्रयोग कैसा है, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए। और एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर कैसा है, वायु की गति मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया चुकंदर, शुगर बीट का कुल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कुछ मेजर क्रॉप्स होती है जिनकी फैमिली के बारे में आपसे कई बार पूछा गया है और लगातार आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले तो यहाँ चुकंदर से पूछा जाता है, चुकंदर या पालक। ठीक है, चुकंदर या पालक एक होता है। अब ये कौन सा होता है ये आपको बाद में बताएंगे कि चुकंदर और पालक होता है। एक होता है कपास होता है और एक होता है तिल होता है। ठीक है, ये चार है जिनके बारे में आपसे लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि चुकंदर किस फैमिली का सदस्य है, पालक किस फैमिली का सदस्य है, कपास किस फैमिली का सदस्य है, फिर तिल किस फैमिली का सदस्य है। तो अगर हम बात करते हैं चुकंदर या पालक, तो चुकंदर या पालक किसके होते हैं, चिनोपोडिएसी के होते हैं। याद रखिएगा चुकंदर और पालक सब्जी के ये यानी दोनों का कुल कौन सा होता है, दोनों की फैमिली कौन सी होती है,
ये होती है चिनोपोडीसी होती है। अगर हम बात करते हैं कपास, तो कपास की कौन सी फैमिली होती है? मालवेसी होती है। अगर हम बात करते हैं तिल, तो तिल की कौन सी फैमिली होती है? टीलिएसी होती है। कौन सी होती है? टीलिएसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान्य फसलों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, किसे बोला सा है? तो धान्य फसलों की रानी किसे बोला सा है? आप सभी को पता है किसको बोला सा है? मेज को बोला सा है, मक्के को बोला सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि थायरम क्या होता है? थायरम क्या है या फिर किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया है। कि कॉपर फंजीसाइड होता है, सल्फर फंजीसाइड होता है, क्विनोन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं थायरम, तो थायरम क्या होता है? थायरम याद है एक कॉपर फंजीसाइड होता है। थायरम क्या होता है? एक प्रकार का कॉपर फंजीसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है और ये भी आपको कई बार देखने को मिल चुका है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, भैंस का गर्भावस्था काल या गेस्टेशन जो पीरियड होता है, भैंस का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 310 दिन का होता है, 283 दिन का होता है, 336 दिन का होता है, फिर 150 दिन का होता है। तो जल्दी से राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर क्या है? तो लगभग सभी स्टूडेंट को इसका पता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं भैंस का गेस्टेशन पीरियड, तो ये कितने दिन का होता है? ये होता है 310 दिन का होता है। और अगर हम बात करते हैं याद का भैंस का, सॉरी ये हमने किया भैंस का और ये किया हमने गाय का, तो गाय का कितना होता है? 282 दिन होता है, 281 दिन होता है। ठीक है, 81 या फिर 82 आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, दोनों राइट आंसर होंगे। तो एक और बात देख लीजिए कि भैंस का तो कितना होता है? 310 दिन का होता है। ठीक है, और गाय का कितना होता है? 281 दिन का होता है। कितना होता है? 281 दिन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? 310 दिन होता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उन्हें आप नोट कर ले, क्योंकि यहाँ वो केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वो भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो जेट के फ्रेंड्स हैं उन सब की भी फ्रेंड्स यानी उनकी सभी की भी हेल्प हो सके। कुछ क्वेश्चंस उनको भी प्रोवाइड करवाइए, जिनसे कि शायद उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सभी को याद रखना है, वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है जितने भी जेट स्टूडेंट हैं उनके साथ। ठीक है, यही रिक्वेस्ट है, या फिर कैसे भी मान लीजिए, या रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है, आप जो भी मानना चाह रहे हो मान लीजिए, लेकिन आपको शेयर करना है तो पक्का करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर भेड़ को क्या कहते हैं? कि मेल शिप को क्या कहते हैं? कि बुल कहते हैं, रैम कहते हैं, बक कहते हैं, या फिर बी या सी दोनों? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ मेल शिप, तो इसे यहाँ रैम और बक दोनों कहते हैं। रैम और बक दोनों कहते हैं, मतलब राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं होता है? मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा कौन सा है जो कि यार हाँ जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है, इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं कि यार हाँ एंथ्रेक्स होता है, थैलेला होता है और काली ज्वर होता है, मतलब ब्लैक क्वार्टर होता है। तो ये सभी किसके द्वारा होते हैं? ये सभी यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एफएमडी, एफएमडी होता क्या है? सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या होता है? ये होता है फूड एंड माउथ डिजीज, फूड एंड माउथ डिजीज। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक वायरस के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? तो राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, एंथ्रेक्स, थैलेला, ब्लैक क्वार्टर किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और एफएमडी किसके द्वारा होता है? एफएमडी ये होता है वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एक कॉमन क्वेश्चन है, और आपकी जो बीएचयू की रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेती में मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा, खेती में आपसे पूछा गया है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आपसे पूछा गया है। तो मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या होता है? धान के खेत होते हैं, इसलिए आप सभी को पता है कहाँ से निकलती है यार हाँ मीथेन गैस? ये निकलती है धान के खेत से। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है CH4 होता है। इसका सिंबल क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल बीज की संतति क्या कहलाती है? ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया जो ब्रीडर सीड होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं समझ आता है कोई भी क्वेश्चन, अब याद रखना ये सेकंड टिप्स आपकी।
ठीक है। फर्स्ट टेस्ट भाई हमने आपको दे ही दी है कि सबसे पहले यहाँ आप सेंटर एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पर आपको क्या है, रफ वर्क का पूरा यूज़ करना है। ठीक है, रफ फेज दिया जाता है तो उसका आपको पूरा यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जाम में कि जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा या फिर हिंदी में कोई भी मिसप्रिंट है, तो याद रखिएगा एग्जामिनर जो राइट आंसर मानते हैं वो इंग्लिश के बेस पे मानते हैं। ठीक है, आपका पेपर दोनों टाइम में आता है। तो अगर मान लीजिए हिंदी में कुछ भी थोड़ा बहुत भी मिसप्रिंट हो जाता है तो जो आपका राइट माना जाएगा क्वेश्चन वो माना जाएगा इंग्लिश वाला। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा डाउट होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है या फिर कुछ गलत है इसमें, तो आप इंग्लिश ज़रूर देख लेना। अब आप बोलोगे हम तो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम तो हमें आती नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप उसकी हिंदी पढ़ोगे और जब उसकी इंग्लिश आप पढ़ोगे ना, तो इतना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसलिए माइंड पर इतना प्रेशर मत डाल देना कि इंग्लिश तो हमें आती नहीं है। ठीक है, ये माइंड में से थॉट निकाल दीजिए यार, उसकी हिंदी आपको नीचे दे रखी है और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई यानी कुछ तो आपको आता है ना, यानी इस वगैरह ये तो आते हैं क्वेश्चन, तो आपको पढ़ सकते हो इजीली, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी माइंड में थॉट मत रखा करो कि हमें बिल्कुल ही नहीं आती है। जब उसकी हिंदी ही आपको नीचे दे रखी है तो वो क्वेश्चन पढ़ने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मूल बीज की संतति क्या कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड इज नोन एज। तो ब्रीडर सीड, ब्रीडर कौन सा होता है, प्रजनक सीड होता है। अब प्रजनक बीज से कौन सा बीज प्राप्त किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा बीज प्राप्त किया जाता है, ये कैसा है, आधार बीज प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि प्रजनक बीज की संतति कौन सी होती है, आधार बीज होती है। संतति का मतलब है यहाँ प्रजनक बीज से किस बीज को प्राप्त किया जाता है। तो कौन से बीज को प्राप्त किया जाता है, ये क्या है, आधार बीज को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तिलहन उत्पादन से होता है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से होता है। तिलहनी क्रांति या फिर पीली क्रांति है, इसका संबंध किससे होता है, ये होता है ऑयल सीड प्रोडक्शन, तिलहन उत्पादन से। और अगर बात करते हैं इसी बेस पे, जहाँ पूरे भारत में पीली क्रांति में भारत का प्रथम राज्य कौन सा होता है, राजस्थान होता है। राजस्थान का पूरे भारत में पीली क्रांति में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, पीली क्रांति में प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला देश कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, यह लिया जाता है इंडिया में लिया जाता है। यार मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में, याद रखना ये होती है फर्स्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोलेस्ट्रम इज डेफिशिएंट इन, मतलब यहाँ कोलेस्ट्रम में किसकी कमी होती है, विटामिन ए की होती है, विटामिन के की होती है, विटामिन B12 की होती है, फिर विटामिन ए की होती है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम तो आप जानते हो ना, इसको तो मैंने आपको कई बार बताया है, कोलेस्ट्रम या खीस, कोलेस्ट्रम या खीस, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड होते हैं। खीस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये हम क्लियर करते हैं कि खीस होता क्या है। ठीक है, वैसे तो हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन कुछ नई स्टूडेंट है तो उनको बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम या फिर खीस होता क्या है, यहाँ पशु के ब्याने के जस्ट बाद जो हल्का पीले कलर का दूध निकलता है 2 से 3 दिन के लिए, तो वो क्या होता है, खीस होता है। ठीक है, हल्के पीले कलर का जो दूध निकलता है 2 से 3 दिन बाद, यानी 2 से 3 दिन तक। ठीक है, 2 से 3 दिन तक, ब्याने के जस्ट 2 से 3 दिन तक जो हल्का पीले कलर का दूध निकलता है उसे बोला जाता है खीस बोला जाता है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या होता है, यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। जो बछड़ा होता है, जो बच्चा होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पर आते हैं कि कोलेस्ट्रम में किसकी कमी होती है। तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी होती है। किसकी कमी होती है कोलेस्ट्रम में, ये होती है विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उच्च घनत्व रोपण के लिए
उच्च घनत्व रोपण के लिए आम की कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है उच्च घनत्व रोपण, तो सबसे पहले तो उच्च घनत्व क्या होता है? मान लीजिए ऐसी कौन सी वेरायटी है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी वेरायटी है, घनत्व का मतलब होता है कि जिसमें सबसे अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सबसे अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, तो कौन सी होती है? आपने एक बात हमेशा ध्यान रखी होगी कि हमने आपको हमेशा ये बताया है कि जो आम्रपाली होती है इसमें जो डिस्टेंस रखी जाती है ये रखी जाती है केवल 2.5 × 2.5 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है इसमें डिस्टेंस, प्लांटिंग डिस्टेंस ये रखी जाती है केवल 2.5 × 2.5 मीटर, मतलब 2.5 × 2.5 मीटर की इसमें डिस्टेंस रखी जाती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सभी, जैसे कि रत्ना की मान सकते हो, अल्फांजो की मान सकते हो, आप मल्लिका की मान सकते हो, तो ये सभी की कितनी रखी जाती है? इनकी रखी जाती है 10 × 10। अब आपको तो ये तो पता चल गया होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 10 में ज़्यादा पौधे आएंगे फिर 2.5 में ज़्यादा पौधे आएंगे। किस में आते हैं ज़्यादा पौधे? 2.5 में आएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें कम दूरी रखी जाती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 10 × 10 तो 20 मीटर मान लीजिए, या फिर आप तो 10 ही मान लीजिए। 10 में कितना आ गए? 2.5 × 2.5 मीटर की रख रहे हैं तो 2.5 2.5 5, यानी एक पौधा यहाँ पर जिसमें लग रहा है 2.5 × 2.5 के में 4 पौधे वहाँ पर लग जाते हैं। तो किसका हुआ पौधे घनत्व सबसे ज़्यादा, मतलब पौधे सबसे ज़्यादा किस में हुए? 2.5 × 2.5 में ही हुए। तो कौन सी किस में होते हैं सबसे ज़्यादा प्लांटिंग घनत्व है, यानी प्लांटिंग डेंसिटी ये होती है आम्रपाली की होती है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है तो आपको सभी टाइप में तो मैं समझा चुका हूँ। याद रखिएगा इसमें 2.5 × 2.5 मीटर की रखी जाती है, और कोई सी भी आप किस्म ले सकते हो आम की, उन सभी में यहाँ 10 × 10 की डिस्टेंसिंग रखी जाती है। इसलिए याद रखना सबसे ज़्यादा पौध घनत्व तो किसका होता है? 2.5 × 2.5 मतलब आम्रपाली का होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि उच्च घनत्व रोपण के लिए आम्रपाली किस्म को उपयुक्त लिया जाता है, याद है इसको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया केवल बीज जनित फल है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फल है जिसका प्रोपेशन यहाँ केवल बीज के द्वारा होता है? कि सपोटा का होता है, मैंगो का होता है, बनाना का होता है, फिर पपाया का होता है। तो चीकू का वेजिटेटिव से लिया जाता है, मैंगो का भी वेजिटेटिव से लिया जाता है, बनाना का भी टिश्यू कल्चर के द्वारा लिया जाता है। मतलब यहाँ पर केवल यहाँ पपाया एक ऐसा प्लांट है, ऐसा फल है जो कि क्या होता है, इसका जो प्रोपेशन क्या है, जो प्रवर्धन क्या है, ये किससे क्या है? ये क्या है? बीज के द्वारा क्या है, सीड के द्वारा क्या है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा राइट आंसर? ये होता है 4th ऑप्शन। इसके साथ साथ एक और बात आप देख सकते हो कि आम और पपीता इन दोनों का कौन सा भाग खाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि आम और पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है मध्य फल भित्ति खाया जाता है। कौन सा फल खाया जाता है इनका? कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भित्ति खाया जाता है। मीजोकार्प खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है? मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ललित एक उन्नत किस्म है, तो किसकी होती है ललित? ये तो आप सभी को पता है, कई बार हमने आपको बताया है कि ललित जिसका लाल गुदा होता है, जिसका मेन कैरेक्टर क्या होता है, मेन विशेषता क्या होती है इसकी? इसका होता है यहाँ जो गुदा होता है, ठीक है, जो गुदा होता है इसका क्या होता है? लाल कलर का होता है। और ये किसकी किस्म होती है? ये होती है गुआवा की होती है, अमरूद की होती है। किसकी होती है? ललित यहाँ अमरूद की वेरायटी होती है जिसका क्या होता है? लाल गुदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनपीके को क्या कहा जाता है? एनपीके को कहा जाता है, मतलब यहाँ इनको किस नाम से नाचता है एनपीके को? तो अब यहाँ पर आपको एनपीके के नाम आते ही हो गए, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि ये सभी क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एनपीके होते हैं। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर प्राइमरी नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही आपको सेकेंडरी देखने को मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, फिर नॉन एसेंशियल। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ हमने अभी आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? याद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। किसके होते हैं? याद रखिएगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट ये किसके भाग होते हैं? ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। किसके होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब याद रखना माइक्रो में कौन से आते हैं? जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये सभी किस में आएंगे? माइक्रो में आएंगे। ट्रेस एलिमेंट का मतलब है ट्रेस एलिमेंट में अभी याद कुछ आ नहीं रहा इसके बारे में। ट्रेस
अभी के लिए स्किप करते हैं, बाद में आप कमेंट में पूछ सकते हो कि ट्रेस का मतलब होता क्या है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रबी ऋतु में गेहूं में होने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं रबी ऋतु में गेहूं में होने वाला प्रमुख खरपतवार, तो वो कौन सा होता है, मोथा होता है। कौन सा होता है, साइप्रस प्रोटेंडस होता है, मोथा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि कोक्सीडियोसिस इज कॉज्ड बाय, कोक्सीडियोसिस जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है कोक्सीडियोसिस, याद रखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है यहाँ प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। कौन सा रोग होता है या किसके जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग होता है कोक्सीडियोसिस। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूसा चेत की किस किस्म है। तो पूसा चेत की किसकी होती है, ये होती है यार कहाँ, मूली की होती है, रेडिश की होती है। पूसा चेत की किसकी किस्म होती है, रेडिश की होती है, मूली की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चारे वाली फसलों का रानी किसे बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं राजा, ठीक है, चारी वाली फसलों की रानी तो किसे बोला जाता है, रेंजका को बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, लूरसन या रेंजका को बोला जाता है। और राजा किसे बोला जाता है, बरसीम को बोला जाता है। चारे वाली फसलों की रानी तो किसे बोला जाता है, रेंजका को बोला जाता है। और राजा किसे बोला जाता है, बरसीम को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, राजा रानी तो आपने जान लिया कि राजा तो कौन सा होता है, बरसीम होता है। और चारे वाली फसलों का रानी कौन सी होती है, लूरसन होता है, रेंजका होता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इनके सेकंड नाम होते हैं, जैसे कि लूरसन को किया था अल्फा एल्फा के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा एल्फा के नाम से किसे जाना जाता है, रेंजका को जाना जाता है। और बरसीम को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इजिप्शियन क्लोवर के नाम से इसे जाना जाता है। इजिप्शियन क्लोवर के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इजिप्शियन क्लोवर क्या है। तो यहाँ इजिप्शियन क्लोवर बरसीम का ही सेकंड नाम है। अल्फा एल्फा क्या होता है, लूरसन का ही सेकंड नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है। मतलब यहाँ पर याद है, एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। कि टीबी होता है, कोक्सीडियोसिस होता है, ब्रुसेलोसिस होता है, फिर रेबिक्स होता है। तो कैसा ऐसा कौन सा रोग है जिसमें यहाँ गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट के सेक्शन में बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। कि टीबी होता है, कोक्सीडियोसिस होता है, ब्रुसेलोसिस होता है, फिर रेबिक्स होता है। कैसा कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है जिसमें गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो कौन सी बीमारी होती है, याद रखिएगा, ब्रुसेलोसिस होती है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। याद रखना, ब्रुसेलोसिस एक मात्र ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से केटल की कौन सी ब्रीड है, कि ब्राउन स्विस, जर्सी, अंगोर या फिर सूरती। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर पूछा गया है, हाँ, भैंस की कौन सी किस्म है। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भैंस की कौन सी किस्म होती है। तो कौन सी होती है, हाँ, सूरती नामक भैंस की होती है। सूरती किसकी होती है, नस्ल, ये याद रखना, भैंस की होती है। किसकी होती है, भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कार्बनिक कीटनाशक कौन सा है। कार्बनिक कीटनाशक है यानी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। कि जिंक फॉस्फेट होता है, नीम एक्सट्रैक्ट होता है, ब्लू कॉपर होता है, फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा है आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, तो क्या होता है, नीम का जो एक्सट्रैक्ट होता है। याद रखना, नीम का जो एक्सट्रैक्ट होता है ये क्या होता है, यहाँ कार्बनिक कीटनाशक होता है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है। क्या होता है, नीम एक्सट्रैक्ट, ये होता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है, कार्बनिक कीटनाशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, कि सिट्रस कैंकर जो कि एक मुख्य बीमारी होती है नींबू की, ये किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है। ठीक है, जैसे कि वायरस के द्वारा होता है, फंगल के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। एमएलओ का मतलब होता है यार माइकोप्लाज्मा। एमएलओ का मतलब क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिट्रस कैंकर एक रोग है, ये किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा, वायरल के द्वारा, बैक्टीरियल के द्वारा, फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ सिट्रस कैंकर, तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ज़ैंथोमोनास सेट्राई नामक। कौन सा होता है, ज़ैंथोमोनास सेट्राई। ज़ैंथोमोनास सेट्राई नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है सिट्रस कैंकर, जो कि एक मुख्य प्रॉब्लम होती है, मुख्य बीमारी होती है नींबू वर्गीय फलों की।
किसके द्वारा होती है? ज़ैंथोमा सिट्राई के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसमें होती है? नींबू वर्गीय फलों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्याज का सबसे घातक कीट कौन सा है? अब इसे भी आप नोट कर लीजिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्याज का सबसे घातक कीट कौन सा होता है? थ्रिप्स होता है, माइट होता है, व्हाइट फ्लाई होता है, फिर एफिड होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्याज का सबसे घातक कीट तो ये कौन सा है? ये होता है थ्रिप्स होता है। कौन सा होता है? याद रखना, प्याज का सबसे घातक कीट तो ये होता है थ्रिप्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुर्गे के अंडे में एल्बुमिन कितना % होता है? याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा है एल्बुमिन कितना % होता है, कि मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें एल्बुमिन कितने % होता है? 30, 10, 58 या फिर 15। तो आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए कि एल्बुमिन कितना % पाया जाता है अंडे में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ एल्बुमिन, तो ये कितना होता है? ये होता है 58% होता है। कितना होता है? 58% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल उत्पादन विज्ञान, फ्रूट ग्रोविंग साइंस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, सिल्वीकल्चर, नन ऑफ दिस या फिर फ्लोरिकल्चर। तो आप सभी को पता है जिसमें यार हम फल उत्पादन का अध्ययन कैसा है या फिर फलों का अध्ययन कैसा है, वो कौन सी ब्रांच होती है? पोमोलॉजी होती है। फल उत्पादन का अध्ययन किस में कैसा है? पोमोलॉजी में कैसा है। ठीक है, इसी को तो फल विज्ञान बोला जाता है। अब पोमोलॉजी संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो पोमम प्लस लोगस से ये मिलकर बना होता है। पोमम प्लस लोगस से पोमोलॉजी मिलकर बना होता है। किससे? पोमम प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। तो पोमम यहाँ पर किस भाषा का शब्द हुआ? ये होता है लैटिन भाषा का शब्द, और जो लोगस होता है वो लॉजी मतलब ग्रीक भाषा का शब्द होता है। मतलब यहाँ पोमोलॉजी किस भाषा के शब्द से लिया गया है? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा दोनों से लिया गया है। आप ये इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। मान लीजिए आपको पोमोलॉजी देखने को मिल जाता है कमेंट्स में, तो कमेंट तो वैसे आपके आते नहीं हैं, ये तो थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए है। वैसे आप याद रखिएगा पोमम प्लस लोगस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा लैटिन प्लस ग्रीक। ठीक है, आपको डायरेक्ट मिलेगा एग्जाम में लैटिन प्लस ग्रीक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लैटिन प्लस ग्रीक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पनीर में कितना % प्रोटीन होता है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 से 20%, 5 से 10%, 30 से 35% या फिर 22 से 26%। तो ये होती है यार हाँ 22 से 26%। पनीर में कितने % प्रोटीन होती है? ये होती है 22 से 26% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि कौन सी होती है? तो यहाँ सबसे जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है इरिगेशन मेथड की, वो कौन सी होती है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि सरफेस इरिगेशन, वाइप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है इरिगेशन का, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये रहेगा सरफेस इरिगेशन। कौन सा रहता है यहाँ सबसे प्रचलित विधि? तो कौन सी होती है? सरफेस इरिगेशन होती है। अब क्यों होती है? जैसे कि मान लीजिए आप राइट आंसर दे रहे हो स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सरफेस इरिगेशन का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए स्प्रिंकलर होता है, जैसे ये मान लीजिए आप ड्रिप होता है, तो ये सभी किसी के पार्ट होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप चेक बेसिन ले सकते हो, थाला विधि ले सकते हो। ठीक है, ये सभी किसके मेथड होते हैं? ये होते हैं सरफेस इरिगेशन के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा कि सबसे प्रचलित विधि कौन सी होती है? सरफेस इरिगेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्लाइमेट्रिक कौन सा है इनमें से? कि स्ट्रॉबेरी होता है, सिट्रस होता है, बनाना होता है, फिर मैंगो होता है। कि इनमें से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा होता है? क्लाइमेट्रिक का मतलब, नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब तो आप समझते हो ना। क्लाइमेट्रिक होते हैं और कुछ होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ये होता है क्या है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको पता नहीं है तो आप एक बार समझ लीजिए कि एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक होते क्या हैं? तो क्लाइमेट्रिक का मतलब है, मान लीजिए इसे अधपकी अवस्था पर, इसे अधपकी अवस्था में अगर मदर प्लांट से तोड़ लिया जाता है, उसके बाद में अगर इसे पकाया जा सकता है, तो ये होता है क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है वे फल जिसे अधपकी अवस्था से मदर प्लांट से तोड़ने के बाद उसे किसी रसायन के माध्यम से अगर पकाया जा सकता है, तो वो होता है क्लाइमेट्रिक। और अगर मान लीजिए ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें अधपकी अवस्था में अगर आपने पौधे से तोड़ लिया, मदर प्लांट से अगर आपने अलग कर लिया, तो उसे आप किसी भी केमिकल की सहायता से पकाया नहीं जा सकता। तो ऐसे जो फल जिन्हें अधपकी अवस्था में तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता, वो आते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक हैं, और जो पकाए जा सकते हैं उन्हें बोला जाता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है इनमें से? कि स्ट्रॉबेरी, सिट्रस,
बैंगो या फिर बनाना। तो राइट आंसर क्या है? बनाना, क्योंकि यहाँ केले को पकाया जा सकता है। ठीक है, केले को अधपकी अवस्था में तोड़ने के बाद में इसे किसी केमिकल की सहायता से पकाया जा सकता है। तो कौन सा है क्लाइमेटिक फ्रूट? बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जोड़े बैल से कितनी अश्व शक्ति मिलती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कितनी हॉर्स पावर मिलती है एक जोड़े बैल से। तो इन दोनों का अगर योग ज्ञासा है तो इनसे 1 HP तक जो शक्ति है, हॉर्स पावर है, ये मिल जाती है। एक जोड़े बैल से कितनी अश्व शक्ति मिल जाती है, कितनी हॉर्स पावर मिल जाती है? ये मिल जाती है 1 HP। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है यहाँ पर आपसे पूछा है न्यू कैसल रोग किसे बोला जाता है? न्यू कैसल। ठीक है, यहाँ एक नया नाम है, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू कैसल बीमारी जानी जाती है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो ऐसा कौन सा रोग है जिसे न्यू कैसल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए कि रानीखेत रोग को यहाँ न्यू कैसल बीमारी के नाम से जाना जाता है। रानीखेत जो रोग होता है इसे याद रखा न्यू कैसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जी जिसकी प्रकृति होती है, सब्जी जिसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सब्जी है? वैसे हमने आपको एक बात बताई थी कि जितनी भी जो सब्जियां होती है वो किसी प्रकार की होती है, सारी प्रकृति की होती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो कि अम्लीय प्रकृति की है। तो एक अपवाद हमने आपको बताया था, जितनी भी जो सब्जियां होती है वो सारी प्रकृति की होती है। सभी जो सब्जियां होती है वो किस प्रकार की होती है? सारी प्रकार की होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ टमाटर, तो टमाटर एकमात्र ऐसी सब्जी है जो कि यहाँ अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, अपवाद स्वरूप याद रखना, टमाटर क्या होता है? एक अम्लीय क्रॉप होती है, अम्लीय वेजिटेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टमाटर को छोड़कर शेष जितनी भी जो सब्जियां होती है वो किस नेचर की होती है, किस प्रकृति की होती है? वो होती है सारी प्रकृति की होती है। इसके बजाय जितने भी जो फल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सब्जियां तो हो गई सारी प्रकृति की, और जितने भी जो फल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जी में प्रचुर होता है, मतलब ऑयल होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, फिर प्रोटीन होता है। मतलब अच्छा स्रोत किसकी मानी जाती है? सब्जियाँ। कि सब्जियाँ में ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, मिनरल्स सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं सब्जियों में, तो सब्जियों में यहाँ खनिज पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? मिनरल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गेहूँ किस सीजन का क्रॉप है? तो आप सभी को पता है गेहूँ किसका होता है? रबी का फसल है। यहाँ गेहूँ किस सीजन की क्रॉप है? रबी सीजन की क्रॉप है। किसकी है गेहूँ? रबी सीजन की क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोल्ट्री मीट सोर्स नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है जो मुर्गी का जो मांस होता है ये किसका अच्छा स्रोत नहीं है, मतलब उसका मांस खाने से कौन सा हमें प्राप्त नहीं होता? एमिनो एसिड, हाई प्रोटीन, विटामिन सी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री मीट किसका सोर्स नहीं होता है, तो यहाँ ये विटामिन सी का सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके मांस खाने से हमें विटामिन सी नहीं प्राप्त होता है। पोल्ट्री मीट सोर्स किसका नहीं होता है? विटामिन सी का सोर्स नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं जो पोल्ट्री का है, इसका मुख्य खाद्यान्न क्या होता है? इसका मुख्य खाद्यान्न होता है मक्का। याद रखिएगा कि इसका मुख्य खाद्यान्न क्या होता है? इसका होता है मक्का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अमरूद की फैमिली कौन सी होती है? तो अमरूद किस फैमिली का सदस्य होता है? ये होता है मिरिटेसी का होता है। अमरूद किस फैमिली के बिलोंग करता है या फिर किस फैमिली का सदस्य होता है? ये होता है मिरिटेसी का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल में सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता होती है? अब यहाँ पर यहाँ वाटर यूज इफिशियंसी आपसे पूछी गई है कि सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी, सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता किस फसल की होती है? अब याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है, ये होता है गेहूँ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो जल उपयोग क्षमता होती है वो किसकी होती है? व्हीट की होती है। कितनी होती है? 11% होती है। वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किस फसल की होती है? गेहूँ की होती है। कितनी होती है? 11% होती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि निम्न में से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन सा है? कैल्शियम होता है, पीट होता है, सुपर फास्फेट होता है, फिर एमओपी होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो कौन से होते हैं? पीट होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन सा है इसमें? पीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओराइजस सेटाइवा
में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मतलब जो धान होता है तो इसमें आपसे पूछा गया क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। धान में कितने होते हैं? 24 होते हैं। धान में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 होते हैं, 24 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग का कारण क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ ब्राउनिंग, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है इसको भी हमने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ब्राउनिंग मतलब बोरोन। याद रखिएगा, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है वो किसके कारण होती है? बोरोन के कारण होती है। ब्राउनिंग मतलब बोरोन, ब्राउनिंग मतलब बोरोन। तो राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर कि फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होती है? बोरोन तत्व की कमी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैक्सिकन बोन आ गया कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भारत में किसके द्वारा लाया गया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भारत में किसके द्वारा लाया गया था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, डॉक्टर सुब्रमण्यम के द्वारा या डॉक्टर बीपी पाल के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं भारत में, तो यहाँ भारत में जो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट को लाया गया था ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? याद रखना, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट को भारत में ये लाया गया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न फलों में से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया हेस्पेरिडियम कहलाता है। तो अब याद रखना, हेस्पेरिडियम पूछा गया है तो कटहल को बोला जाता है, संतरा को बोला जाता है, लीची को बोला जाता है, फिर सेब को बोला जाता है। आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं हेस्पेरिडियम, ठीक है, हेस्पेरिडियम तो यार हाँ नींबू वर्गीय जितने भी जो फल होते हैं, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? हेस्पेरिडियम बोला जाता है। हेस्पेरिडियम किसे बोला जाता है? नींबू वर्गीय फलों को बोला जाता है। तो अब नींबू वर्गीय फलों में यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है? कटहल होता है, संतरा होता है, लीची होता है या फिर सेब होता है। तो नींबू वर्गीय में कौन सा आता है? ऑरेंज आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ है? हेस्पेरिडियम। यहाँ हेस्पेरिडियम किसे बोला जाता है? संतरा को बोला जाता है। कि इनमें से कौन सा ऐसा फल है जिसे वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम बोला जाता है? तो कौन सा होता है? संतरा होता है या फिर नींबू वर्गीय फल होते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस है, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। आपको शुरुआत में भी मैंने बताया था कि इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए इतना कुछ किया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करना है। जितने भी आपके जो जेट फ्रेंड्स हैं तो उन सभी को जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, जिनसे कि आपके साथ साथ उन सभी को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक जय हिंद, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।